तो पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा खुलासा पहली बार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। लगातार सबूतों के साथ पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, जो लगातार ये कहता है कि दाऊद वहां नहीं है, बल्कि दाऊद के घर की तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर, उसकी सुरक्षा पैकेट और पूरा परिवार पासपोर्ट की डिटेल के साथ जी न्यूज आपको दिखा रहा है। अब हम आपको फैमिली ट्री दिखाते हैं। ये देखिए, पहली बार टीवी पर दाऊद का पूरा परिवार है। ये देखिए 9 सदस्य हैं टोटल और ये दाऊद के पूरे परिवार का फैमिली ट्री हम देख सकते हैं। देखिए, दाऊद इब्राहिम कासकर, पत्नी महजबीन शेख, बेटा मोइन नवाज और पत्नी सानिया मोइन शेख, बेटी महरूफ जुनैद और जुनैद मियादाद उसका पति, जो कि जावेद मियादाद का बेटा है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जावेद मियादाद का समधी है। वही महरीन बेटी है और उसका पति है औरंगजेब महमूद, और माजिया शेख भी बेटी है। हमारे साथ उज्जवल निकम जुड़े हुए हैं, एमएस बिट्टा मौजूद हैं, हमारे साथ पीके जैन मौजूद हैं और साथ ही साथ बलजीत परमार भी मौजूद हैं। बलजीत परमार साहब, जो जिसे कहते हैं कि जिस ड्रग्स का धंधा, जो काला कारोबार पाकिस्तान में दाऊद करता था, करता रहा है, अब पूरा परिवार भी, क्या लगातार फैमिली ट्री भी, जो हम पूरा फैमिली ट्री दिखा रहे हैं, वो भी उसी तरीके से उसने उसी ट्रेड में डाला हुआ है जिसकी जड़ें अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंची हुई हैं, ड्रग्स से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग तक? देखिए, एक क्रिमिनल जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा उसकी फैमिली और उसके बच्चों की, रिश्तेदारों की सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी उसकी अपनी सिक्योरिटी। और कोई भी आदमी वही उसी जगह पे जाके छुपेगा, रहेगा जहां उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकेगी। और दाऊद के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर जगह और कोई नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान, दाऊद को मालूम था कि आने वाले 50 साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सकते, इनमें आपस में कोई आरोपियों को लेने देने की संधि नहीं हो सकती, दोनों देशों में पॉलिटिकल रिश्ते नहीं बनेंगे। तो उसने बड़ा सोच समझ के फैसला किया था कि पाकिस्तान ही उसके लिए सबसे बड़ी सेफ हेवन है। और दूसरा, जो एक लैंग्वेस्टिक अफिनिटी होती है, जो आप वही ज़बान बोलते हो जो पाकिस्तान में बोली जाती है, आपके बच्चे वही ज़बान बोलते हैं जो वहाँ बोली जाती है, आपका धर्म एक है, आपके लिए पाठ पूजा करनी आसान है, आपके लिए बिजनेस का तरीका एक ही है, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का। तो उसने जो फैसला किया था पाकिस्तान में पनाह लेने का, वो सब एस्पेक्ट सोच के किया था कि मेरे बच्चे वहाँ पे सेफ रहेंगे, एनोनिमिटी रहती है। आप अपनी फैमिली के साथ कराची की सड़कों में घूम रहे हो तो किसी को शक नहीं होता कि आप हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान के हो। अगर यही फैमिली कहीं इंग्लैंड में, अमेरिका में रहती तो सब पड़ोसियों की नज़र में आता कि ये एक मुस्लिम परिवार हमारे बीच में कहाँ से रह रहा है। तो यू कैन बी स्पॉटेड एनीवेयर एंड ईजिली। तो पाकिस्तान में उसको एक एनोनिमिटी, एक उसको रिलीजियस फ्रीडम, उसके बच्चों का सोसाइटी के साथ मिक्स हो जाना, वहां पे बिजनेस करना और सरकारी है कि दाऊद के पाकिस्तान में होने के जी न्यूज के पास ये पक्का सबूत हैं। और कराची के सैन्य इलाके में दाऊद के घर की हमने आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाई हैं, लगातार दिखा रहे हैं। दाऊद के घर की सुरक्षा के इंतजामों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और आतंकी दाऊद इब्राहिम के सारे पासपोर्ट्स की जानकारी भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगी। और दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन का पासपोर्ट भी कैसा है वो भी हमने आपको दिखाया। और साथ ही साथ आतंकी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड भी है, पाकिस्तान की एक अभिनेत्री, पाकिस्तान की एक मॉडल, और उसका भी सभी सच जो है जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। सभी संपत्तियों की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। रोहित चैल है इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के नेता। और ये देखिए, ये कराची की वो तस्वीर जो कि लगातार सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। ये वो जगह है जो है दाऊद का घर। ये देखिए, कराची की दाऊद के घर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, दाऊद के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज से। ये दाऊद का घर, ये है अनीस का घर, और साथ है ये नूरा का घर। वहीं रूस का वाणिज्य दूतावास जहां पर मौजूद है, उसके बिल्कुल उसी इलाके में। और इसकी सुरक्षा जो है वो बाकायदा वहां की पुलिस करती है, वहां की सुरक्षा एजेंसियां करती है, वहां एसआई करती है। तो जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दाऊद का घर इस वक्त अब नजर आ रहा है। डॉल्मेन मॉल जो कि इलाका है कराची का, उसके पास लगता है ये इलाका। ये देखिए, बैरिकेटिंग वहां पर है, पूरी सुरक्षा के बीच दाऊद इब्राहिम रहता है। और हमने आपको वो सैटेलाइट इमेजिंग भी दिखाई है।
हमारे साथ रोहित चहल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता उज्जवल निकम साहब हैं, जिन्होंने 93 ब्लास्ट से लेकर के दाऊद के ऊपर एक एक जानकारी न केवल इकट्ठा की और उस केस को भी लड़ा, मुंबई धमाकों का। हमारे साथ MS बिट्टा है, जो कि चेयरमैन है एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, और हमारे साथ बलजीत परमार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और बलजीत परमार साहब किसी इंट्रोडक्शन के मुखातिब नहीं हैं। जिस वक्त 93 ब्लास्ट हुआ था उस वक्त तमाम ब्रेकिंग्स इन्होंने की थी, और उसके बाद से लेकर के अब तक दाऊद को लेकर के बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, बहुत रिसर्च इन्होंने किया, कई किताबें लिखी हैं। बलजीत साहब, आपसे ही मैं ये जानकारी शेयर करना चाहता हूं। ये जो तस्वीरें कल रात से हम दिखा रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, कि ना केवल दाऊद जहां पर रहता है उसका पूरा इलाका, वो पूरा जो है पता, बल्कि उसके पासपोर्ट्स कहां के हैं, उसकी पत्नी का पासपोर्ट और उसकी इस वक्त गर्लफ्रेंड भी हैं। अब पाकिस्तान किस तरीके से नकारेगा, जो कि उसने उस रिपोर्ट के बाद नकार दिया था कि दाऊद हमारे यहां है नहीं। बलजीत जी। देखिए, ये तो पाकिस्तान की पुरानी हिमाकत रही है कि वो हमेशा डिनायल में रहा है। किसी बात को कबूल करने की ना तो उनमें हिम्मत है, ना उनमें कोई ऐसा जज्बा है कि वो हकीकत को पहचान सकें और मान सकें। ये पुरानी उनकी एक फॉरेन पॉलिसी भी है और उनकी हुकूमत का एक हिस्सा है ऐसी बातें करना, छुपाना। ये दाऊद कोई पहला किस्सा नहीं है, इसके पहले भी 18 सिख टेररिस्ट जो है, जो 80-90 के दहाके में बहुत एक्टिव थे पंजाब के में टेररिज्म के केसेस में, 18 ऐसे लोग पाकिस्तान में अभी भी छुपे हुए हैं। उसके बाद टाइगर मेमन और उसके परिवार के कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान में काम करने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको शरण पाकिस्तान ने दी हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए ऐसे लोगों को पनाह देनी, उनके लिए सेफ हेवन रखना और उनको बचाना, उनको संभालना। ये उनकी ISI का एक अहम हिस्सा है, जिसको वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी मानते हैं। तो दाऊद का वहाँ पे होना, इसमें कोई शक नहीं है कि दाऊद वहाँ पे नहीं है, दाऊद है। लेकिन पाकिस्तान ये बात मानेगा नहीं, हमेशा इस बात का सहारा लेता है कि जिस आदमी को आप दाऊद बोलते हो, उस दाऊद नाम का आदमी हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास आदमी है उसका नाम कोई इस्लाम मोहम्मद खान होगा, कोई मुर्तज़ा शेख होगा। नाम बदल देते हैं, एड्रेस बदल देते हैं, उम्र बदल देंगे, लेकिन सच वही रहता है। वो इसको बोलते हैं लिविंग इन डिनायल। तो वो डिनायल पाकिस्तान की पॉलिसी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उज्जवल निकम साहब, लगातार ये जो है वो कहता रहा है कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो दाऊद को कभी रखा ही नहीं। जब जी न्यूज सबूतों के साथ वो तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा देता है, पासपोर्ट की डिटेल भी दे देता है, पत्नी का पासपोर्ट भी दिखा देता है और पूरी फैमिली ट्री, फैमिली इंफॉर्मेशन भी दे देता है, और वो घर की सैटेलाइट तस्वीर भी दिखा देता है, अब इन सबूतों को कैसे नकारेगा जब पूरी दुनिया के सामने जी न्यूज ने मेरे काम कर दिया? पहले तो मैं जी न्यूज को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने दाऊद के कराची के रेसिडेंशियल फ्लैट के और जिस तरह से उसको सुरक्षा दी जा रही है, उसके जो नजदीक से फोटो दिखाए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं तो दाऊद की जो माशूका, जो गर्लफ्रेंड है, उसके भी फोटो दिखाए हैं। इसका मतलब साफ है कि दाऊद वहां रहता है। पाकिस्तान को यह नकारना बहुत मुश्किल है। मैं और आपका एक बात पे ध्यान जरूर दूंगा कि पाकिस्तान से दाऊद को पहली बार पासपोर्ट जो दिया गया वो 1991 में, 93 के पहले, बॉम्ब ब्लास्ट के पहले 91 में आप देखेंगे पासपोर्ट का एंडोर्समेंट, तो पासपोर्ट का इशूइंग अथॉरिटी थी रावलपिंडी। इसको बहुत मतलब है, मतलब इसलिए है कि रावलपिंडी में ISI का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। बम्बई से दाऊद इब्राहिम 93 के पहले ही भाग गया था, और 93 के पहले यानी दिसंबर 92 में दुबई में जो साजिश हुई थी, उसमें टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और बम्बई के 6-7 लोग थे और 2 ISI के बंदे थे। और मीटिंग में दाऊद इब्राहिम ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा स्मगलिंग चैनल से पाकिस्तान से जो RDX आएगा वो दिघी सेकाड़ी में महाराष्ट्र में उतरेगा और वहां से बम्बई पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और मेरे आदमी करेंगे। यह तय होने के बाद दाऊद टाइगर मेमन ने उसको अंतिम अंजाम दिया। अभी इसके लिए हमारे जो मीटिंग में लोग थे, जो 7 अभियुक्त थे, उसमें 2 लोगों को माफी का गवाह बना दिया, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है। अब सवाल यह है
कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जब पाकिस्तान से ये इंफॉर्मेशन भेजी गई, पाकिस्तान का कानून यही कहता है कि जो पाकिस्तान का डोमिसाइल रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट है, उसको ही नेशनल आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। आप देखेंगे तो सूची में आपको पता चल जाएगा कि दाऊद को नेशनल परमानेंट आइडेंटिटी नंबर मिला है। इसका मतलब है दाऊद का वो रेसिडेंट है। सवाल अभी यह है कि पाकिस्तान ने जो यू टर्न ले लिया उसकी क्या वजह है। देखिए, पाकिस्तान की ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जो पाकिस्तान ने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने दी थी। ये शायद मुझे लगता है कि आईएसआई पाकिस्तान आर्मी को ये बात मालूम नहीं थी, और जैसे ही हमने कल परसों से जब ये भारत को बात मालूमात हुई, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये इंफॉर्मेशन लीक की, तभी आईएसआई घबराई गई और फिर पाकिस्तान सरकार पर उन्होंने दबाव डाला, और उसी वजह से पाकिस्तान सरकार ने आमतौर पर ऑफिशियल कल डिनायल कर दिया। जी। डिनायल इसलिए किया कि आज ही भी पाकिस्तान में सरकार पे आईएसआई पाकिस्तान आर्मी का वर्चस्व है और उनका गहरा प्रेशर है। अब इससे क्या होगा, पाकिस्तान अगर लगता होगा कि हम इससे बच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान डिनायल मोड में है कि हाँ भाई हमने दिए, उसके अलग अलग बंबई में भी एड्रेस है, इधर भी एड्रेस है, तो इधर था वो तो हमने उसके एड्रेस दे दिए। हमने कहा क्या, हमने तो एक्शन ली, टेररिज्म किया। पाकिस्तान को पता नहीं कि इसके ये और व्हाइट लाई, सफेद झूठ किस तरह से उसके आंग पे आने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बनाया गया है, और जो लोग टेररिज्म का बढ़ावा देते हैं उनको कंट्रोल के लिए उनकी पूरी फाइनेंशियल एड कंप्लीट स्टॉप की जाती है। अब पाकिस्तान को जो दाऊद का एड्रेस दिया था वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑफिशियल तौर पर पब्लिश किया है। अगर पाकिस्तान आमतौर पर ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि दाऊद नहीं रहता है, उसका ये है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट से भी ब्लैक लिस्ट में डालना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए हमें सरकार को कूटनीति का अवलंबन करना चाहिए, और जो आज पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया जी, वो हमारी सरकार की कूटनीति की जीत है, ऐसे मैं मानता हूँ। नहीं, जाहिर सी बात है। और पीके जैन साहब, आप तो पूर्व एडीजी रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के, और बहुत क्लोजली आपने इस डी कंपनी के रैकेट को देखा है। तो जैन साहब, कैसे आप देखते हैं कि अब यहां पर भारत इसे कैसे परस्यू करे? इन सबूतों को अब पूरी वर्ल्ड के सामने जी न्यूज डोमेन में लेकर के आया है, ना केवल एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट का खतरा, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ के अपने मोस्ट वांटेड आतंकी को जिस अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्या भारत वो करने में अब स्वतंत्र है? देखिए, भारत हमेशा से स्वतंत्र रहा है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को सारे सबूत सौंपे हैं, सब तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान एक रोग नेशन है। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज को मान चुकी है कि पाकिस्तान रोग नेशन है, टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, इसीलिए एफएटीएफ ने उसको ग्रे लिस्ट में डाल भी दिया है। अब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकला जाए और ब्लैक लिस्ट में ना जाए। ब्लैक लिस्ट में जाना ही और उसको उसमें पुश करना ही भारत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मेरे हिसाब से हम कितनी भी कोशिश करें, दाऊद इब्राहिम को हम लोग भारत वापस लाने में बहुत ज्यादा कामयाब होने की संभावना नहीं है। उसका कारण बड़ा सिंपल है। अजमल कसाब जैसा एक छोटा ऑपरेटिव जिसको भारत में सिर्फ सुसाइड मिशन पे भेजा गया था, या उसके साथ के जितने भी लोग थे, वो एक आदमी पकड़ा गया। पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबको पता चल गया प्रूफ के साथ कि वो आदमी भारत में दहशतवादी कार्रवाई करने के लिए आया था। दाऊद जैसा आदमी जो पिछले दशकों से, कई दशकों से, 1991 से, तो अभी निकम साहब ने बताया 1991 से तो उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट मिला है। पूरी प्लानिंग करके उसने पिछले 3 दशकों से भारत में जितनी भी कार्रवाइयां की हैं, चाहे वो दहशतवादी कार्रवाइयां हो, चाहे वो जातीय दंगे हो, चाहे वो देश में कहीं पे कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बात हो, ये सारी चीजों का पुलिंदा लेके दाऊद भारत में आएगा और पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या इज्जत रहेगी और किस दशा में पहुंचेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए बड़ा क्लियर है कि भारत को दाऊद इब्राहिम जिंदा नहीं मिलेगा। उसका नेटवर्क भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया को हम बता चुके हैं, और ये लगातार 93 से बता रहे हैं कि इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी, अब तो अमेरिका भी मानता है कि वो किस तरीके से ब्लैक ट्रेड और बाकी सब चीजों में मुलव्विस है। तो ऐसे में अगर अमेरिका कर सकता अपने मोस्ट वांटेड आतंकी के लिए अबोटाबाद, सर हम क्यों नहीं कर सकते? एक कोशिश हुई थी, लेकिन वो अबॉर्ट करनी पड़ी कुछ कारणों से। वो सब चीजें बहुत बार मीडिया में आ चुकी हैं। कोशिश की जा सकती है। अभी भारत सरकार ने कोई प्लानिंग कोई बता के तो करेगा नहीं, ये चीजें बड़ा सीक्रेटली की जाती हैं। और ये चीजें जो हैं अभी, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ में काफी अलाई कर रहा है, हो सकता है ये चीजें अभी भी पॉसिबल हों,
एक अभी तो इतने सारे रिमोट अस्त्र शस्त्र आ गए हैं जिससे वहां बैठे हुए आदमी को खत्म किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जरूर इस चीज के ऊपर विचार कहीं ना कहीं हो रहा होगा, और ये एक भारत के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि इस आतंकी को या तो वापस लाया जाए या इसको वहीं पे उसके अंजाम पे पहुंचाया जाए। ठीक तो है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ कई स्टेप्स इसमें जरूर उठाए जाएंगे। एमएस बिट्टा साहब, इससे बड़ा एक्सपोजे क्या होगा और इससे बड़ा पाकिस्तान क्या जिसे कहते हैं अपने झूठ को छुपाएगा? पहले कहता है फिर कहता नहीं है और जी न्यूज़ सारे सबूत ला करके रख देता है। तो भारत कम से कम आपको लगता है कि इस समय सक्षम है? अगर अमेरिका बेटा बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप देखो, मेरे से पहले जितने भी प्रवक्ता थे, उज्जवल निगम जी और परमार साहब और जैन साहब, इन्होंने बड़ी टेक्निकल बातें की। जो बिल्कुल अंदर की बातें थी वो पूरी देश की करोड़ों जनता को बड़े दिल से समझाई और मेरी समझ में भी बहुत कुछ पड़ा। मेरा इनसे सवाल थोड़ा सा अलग है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में गया क्यों? उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी? मैं तो पावर में रहा हूं, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं, और जब ये ब्लास्ट हुआ था 93 में, मैं बॉम्बे में था। बड़ी मुश्किल से इधर उधर निकल के साइड में हुए, मैं बॉम्बे में था। पर मैंने जो राजनीति को उस वक्त के करीब से देखा, जितनी मुझे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के पावरफुल लोग दाऊद इब्राहिम से मिलते हैं, या संजय राउत की बात कर लो, बहुत बोलता है, बहुत ड्रामे करता है, हंकारी है एक नंबर का, शिवसेना का लीडर। इसकी जब शक्ल देखते हैं ना, तो ये भी मुझे दाऊद इब्राहिम लगता है। इसने कैसे कह दिया पूना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दाऊद इब्राहिम की वो शिवसेना का लीडर, उसके ऊपर भी दाग लगा दिया संजय राउत ने और कह दिया कि दाऊद इब्राहिम की शिवसेना के बाला साहब ठाकरे से बात हुई थी। यह हिंदुस्तान है, यह आजाद मुल्क, लोकतंत्र मुल्क है। यह हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन इस तरीके से बकवास करेंगे दाऊद इब्राहिम के ऊपर? अरे जिसने 93 में ब्लास्ट किया, जिसने जगह जगह पे, मुझे लगता है बिट्टा साहब, नहीं ठीक है, मैं माफी के साथ आपको पूछता हूं, मुझे लगता है ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि क्योंकि इस तरीके से पर्सनल एलिगेशन मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा हम नेशनल टेलीविजन पर उसको एंडोर्स करें, उस चीज को बढ़ावा दें, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है जब आतंकी की बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं करता, मैं तो बोलूंगा। आपने बुलवाना बुलवाए, नहीं बुलाना ना। इन पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते पॉलिटिशियनों को एक्सपोज? करो पॉलिटिशियनों को। नहीं, जाहिर सी बात है, वो जो इस जैसे कहते हैं ना क्यों नहीं? ये सबसे बड़े, अगर मैं हूं, अगर मैं आतंकवादी की सपोर्ट करता हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं ऐलान करता हूं, आप पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते? करिए। आपके साथ इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, इन्होंने कितने बहादुरी के काम किए होंगे। उज्जवल निगम ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी 26/11 की घटना के बाद। उज्जवल निगम ने मौत का कफन बांध करके कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, पर पॉलिटिशियन को आपको एक्सपोज करना होगा जो आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। मत कहिए मुझे कि मैंने पर्सनल एलिगेशन, मेरी क्या लड़ाई है? मैंने क्या वहां चुनाव लड़ना शिवसेना के खिलाफ? या आपके पास इतने अच्छे पैनलिस्ट परमार साहब बोले, जैन साहब बोले, क्या मैं उनके ऊपर कोई उंगली की? मैंने उनसे सीखा है, पर मेरा जो अनुभव अपनी राजनीति में पावर में रह के देखा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम ले सकता हूं पर मैं नाम नहीं लूंगा, पर जो अभी की बात है पूना की, दाऊद इब्राहिम के ऊपर कहा कि बाला साहब ठाकरे से बात हुई, क्या इसको कहेंगे मैं पर्सनल एलिगेशन लगा रहा हूं? आप क्यों नहीं एक्सपोज करते? पॉलिटिशियनों को पहले नंगा कीजिए हिंदुस्तान की, दुनिया की जनता के सामने कि पॉलिटिशियन ऊपर से क्या है, अंदर से क्या है। ठीक है रोहित चैल, ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सरकार की भी बनती है ना। और इस वक्त जो देश का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी, अब पाकिस्तान तो उसे सौंपेगा नहीं, लगातार जी न्यूज ने जिसे कहते हैं ना कि एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने, जिसे अब तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है कि ओनस लेकर के इसे कहां तक लेकर के जाती है। बिल्कुल सचिन जी, आपने सही कहा। और देखिए, जो आतंकी मुल्क पाकिस्तान है, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आदत है थूक कर चाटने की, वो आज हमने देखा। जिस तरीके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जो उसने लिस्ट सौंपी, उसके बाद उस लिस्ट से वो पलट गया। कुत्ते की दुम कब तक सीधी नहीं हो रही है, वो फिर तुरंत उसने यू टर्न ले लिया। और बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कब तक बचाएगी दाऊद इब्राहिम को और लखवी जैसे आतंकियों को? पहली बार पाकिस्तान ने माना तो सही कि जिस तरीके से कि वहां पर आतंकी
आतंकी छुपे बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के जो वहां पर ISI है, चाहे वो सेना है, और सबके ऊपर एक कहीं ना कहीं जो आपने पूछा सरकार, देखिए आज पाकिस्तान की जो कमर हर तरीके से भारत की सरकार ने और हमारी सेना ने हर तरीके से तोड़ने का काम किया है। किस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग दुनिया के अंदर हमने देखा, आज मोदी जी ने जिस तरीके से भारत सरकार की जो रणनीति है, कूटनीति है, उसके अंदर खड़ा है। आज अक्टूबर में जो बैठक होने जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसके अंदर वो ब्लैक लिस्ट के अंदर जाने को खड़ा हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाहट है वही सामने नजर आ रही है। चाहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की हो, चाहे एयर स्ट्राइक की हो, हमने पाकिस्तान को बिल्कुल एक तरीके से नंगा करने का काम आज पूरी दुनिया के आगे उसको उजागर कर दिया है। तो यही एक कारण है कि आज पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाने से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश में। और जिस तरीके जैन साहब ने, परमार साहब ने बताया कि देखिए जो भी कार्रवाई की जाएगी वो बिल्कुल पूछ के नहीं जाएगी, और पाकिस्तान को हर तरीके से चोट करने का काम जो सरकार है, चाहे वो हमारी सेना है, वो लगातार। इस वक्त जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जो रात से लगातार वो सबूत दिखा रहा है, और उस जी न्यूज पर खबर देखने के बाद दाऊद ने कई लोगों को फोन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दाऊद डर गया है इस खुलासे के साथ। ये खुलासा जो कि आज से पहले कभी नहीं आया, उसकी पासपोर्ट डिटेल से लेकर के फैमिली ट्री तक ISI के अधिकारियों को भी फोन करके दाऊद ने मदद मांगी है। ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आतंकी दाऊद ने अनीस और शकील को भी फोन किया है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंपैक्ट का। क्या खबर है पूरी? जी बिल्कुल सचिन, देखिए हमें जो जानकारी मिल रही है अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से, इसके मुताबिक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस खुलासे के बाद कोहराम मचा हुआ है। जानकारी ये तक मिल रही है कि दाऊद इससे सकपका चुका है, तिलमिला चुका है। और ये खबर जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कल रात को ये दाऊद जो है खुद अपने घर पर बैठ करके इस खबर को देख रहा होगा, जी न्यूज को देख रहा होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये हमारी सोर्सेज बता रहे कि देर रात दाऊद ने आनंद फानंद में कई सारे फोन कॉल्स किए हैं, और ये फोन कॉल कराची क्लिफ्टन के इलाके में ही कई सारे फोन कॉल किए गए हैं। और इनमें से कई सारे फोन कॉल ना सिर्फ छोटा शकील और खुद के भाई अनीस इब्राहिम को उसने किए हैं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स और ISI के कुछ आला अधिकारियों को भी इसने फोन किए हैं। सूत्रों को यह भी जानकारी मिली है कि ये जो फोन कॉल है इसमें दाऊद गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान से, और वो गुजारिश कर रहा है कि उसे अगले कुछ महीनों के लिए किसी सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान में ही पहाड़ी इलाकों में वहां पर एक ऐसा सेफ हाउस बनाया गया है कि जब भी उसके ऊपर कोई आफत आन बनती है तब दाऊद को क्लिफ्टन के इलाके से निकाल के उसके सेफ हाउस में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन फिलहाल ISI ने इसकी गुजारिश पर कोई फैसला अब तक नहीं लिया है। तमाम जो खुफिया एजेंसी, ना सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसी बल्कि विदेशों की खुफिया एजेंसी भी इस तमाम अपडेट के ऊपर जी न्यूज के इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे के ऊपर नजर बनाए रखी हुई है। और अब दाऊद के ऊपर जो पैनी नजर है वो और भी ज्यादा अब निगरानी वहां पर बढ़ चुकी है, ऐसी भी जानकारी हमें मिल रही है। ऐसे में क्या ISI ये रिस्क लेती है कि उसे क्लिफ्टन से निकाल के, कराची से निकाल के किसी दूसरे सेफ हाउस में शिफ्ट किया जाता है, नहीं किया जाता है? तो यानी ये कह सकते हैं कि इस खबर के बाद जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के बाद डी कंपनी में हलचल है। दाऊद डर गया है। कल रात को उसने खबर देखी है, जी न्यूज पर बड़ा खुलासा देखा, उसके बाद उसने शकील को और अनीस को फोन किया है, ISI से मदद मांगी है। इसका क्या मायना निकाला जाए? परमार साहब से बड़ा जानकार कौन हो सकता है? उज्जवल निकम साहब हमारे साथ मौजूद है, जैन साहब हैं और बिट्टा साहब भी मौजूद हैं। लगातार इस खबर का जो और क्या इंपैक्ट है और पाकिस्तान किस तरीके से अब पूरे तरीके से साइडलाइन है दाऊद को लेकर के, तो पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा खुलासा पहली बार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। लगातार सबूतों के साथ पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, जो लगातार ये कहता है कि दाऊद वहां नहीं है, बल्कि दाऊद के घर की तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर, उसकी सुरक्षा पैकेट और पूरा परिवार पासपोर्ट की डिटेल के साथ जी न्यूज आपको दिखा रहा है। अब हम आपको फैमिली ट्री दिखाते हैं। ये देखिए, पहली बार टीवी पर दाऊद का पूरा परिवार है। ये देखिए 9 सदस्य हैं टोटल, और ये दाऊद के पूरे परिवार का फैमिली ट्री हम देख सकते हैं। देखिए, दाऊद इब्राहिम कास्कर, पत्नी महजबीन शेख, बेटा मोइन नवाज और पत्नी सानिया मोइन शेख, बेटी महरूफ जुनैद और जुनैद मियादाद उसका पति, जो कि जावेद मियादाद का बेटा है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जावेद मियादाद का समधी है। वही महरीन बेटी है और उसका पति है औरंगजेब महमूद, और माजिया शेख भी बेटी है। हमारे साथ उज्जवल निकम जुड़े हुए हैं, MS बिट्टा मौजूद हैं, हमारे साथ PK जैन मौजूद हैं और साथ ही साथ बलजीत परमार भी मौजूद हैं। बलजीत परमार साहब, जिसे कहते हैं कि जिस ड्रग्स का धंधा, जो काला कारोबार पाकिस्तान में दाऊद करता था, करता रहा है,
अब पूरा परिवार भी, क्या लगातार फैमिली ट्री भी, जो हम पूरा फैमिली ट्री दिखा रहे हैं, वो भी उसी तरीके से उसने उसी ट्रेड में डाला हुआ है जिसकी जड़ें अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंची हुई हैं, ड्रग्स से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग तक? देखिए, एक क्रिमिनल जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा उसकी फैमिली और उसके बच्चों की, रिश्तेदारों की सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी उसकी अपनी सिक्योरिटी। और कोई भी आदमी वही उसी जगह पे जाके छुपेगा रहेगा जहां उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकेगी। और दाऊद के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर जगह और कोई नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान, दाऊद को मालूम था कि आने वाले 50 साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सकते, इनमें आपस में कोई आरोपियों को लेने देने की संधि नहीं हो सकती, दोनों देशों में पॉलिटिकल रिश्ते नहीं बनेंगे। तो उसने बड़ा सोच समझ के फैसला किया था कि पाकिस्तान ही उसके लिए सबसे बड़ी सेफ हेवन है। और दूसरा, जो एक लैंग्वेस्टिक अफिनिटी होती है, जो आप वही ज़बान बोलते हो जो पाकिस्तान में बोली जाती है, आपके बच्चे वही ज़बान बोलते हैं जो वहाँ बोली जाती है, आपका धर्म एक है, आपके लिए पाठ पूजा करनी आसान है, आपके लिए बिजनेस का तरीका एक ही है, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का। तो उसने जो फैसला किया था पाकिस्तान में पनाह लेने का, वो सब एस्पेक्ट सोच के किया था कि मेरे बच्चे वहाँ पे सेफ रहेंगे, एनोनिमिटी रहती है, आप अपनी फैमिली के साथ कराची की सड़कों में घूम रहे हो तो किसी को शक नहीं होता कि आप हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान के हो। अगर यही फैमिली कहीं इंग्लैंड में, अमेरिका में रहती तो सब पड़ोसियों की नज़र में आता कि ये एक मुस्लिम परिवार हमारे बीच में कहाँ से रह रहा है। तो यू कैन बी स्पॉटेड एनीवेयर एंड ईजिली। तो पाकिस्तान में उसको एक एनोनिमिटी, एक उसको रिलीजियस फ्रीडम, उसके बच्चों का सोसाइटी के साथ मिक्स हो जाना, वहाँ पे बिजनेस करना और सरकारी परस्ती, ये सब चीज़ें जो हैं दाऊद ने सोच समझ के ये फैसला लिया पाकिस्तान में छिपने का। दूसरी बात जो जैन साहब ने और निकम साहब ने कहा कि सरकारें जो होती हैं वो उनके आपसी जो संबंध हैं, उनकी जो कार्रवाई जो होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो इतनी आसान नहीं होती समझने के लिए। आज दाऊद वहाँ पे है, उसके लिए हिंदुस्तान सरकार जहाँ हमारी एजेंसी क्या करेंगी, कैसे करेंगी, ये टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं बन सकता। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर दाल चढ़ी है तो उबलने का टाइम आया हुआ है, और कुछ ना कुछ आने वाले महीनों में, हफ्तों में कुछ ऐसी हम कोई कार्रवाई देखेंगे जिससे एक बड़ा कोई रिजल्ट जो उभर के आएगा, वो उसको जिंदा लाया जाता है या उसको वहीं पे एलिमिनेट किया जाता है, या कुछ इस किस्म की बातें। और मेरे हिसाब से फैमिलीज़ को बीच में नहीं लाना चाहिए कहीं भी, क्योंकि उनकी एक मजबूरी होती है अपने खावंद के साथ रहना, उसकी बातें मानना, उनकी इतनी फ्रीडम तो होती नहीं। हमने मैनन परिवार में देखा, वो चारों पांचों भाई इन्वॉल्व थे और उनकी बीवियां साथ में उसी घर में रहती थी। सब मालूम था, किसी ने किसी को बताया नहीं, अपने आदमियों से डर के नहीं बताया या धर्म से डर के नहीं बताया। तो औरतों पे इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो इनके मर्द लोग जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली शुड बी पनिश्ड। आज नहीं तो कल उनको सज़ा मिलनी जरूरी है। और ये तो उज्जवल निकम साहब अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी आ चुका है। ड्रग्स के धंधों में जो है उसका परिवार किस तरीके से उसने कैलकुलेटेड तरीके से डाला, क्या पाकिस्तान इन सब चीज़ों से भी बच सकता है? और हम ये क्या कहें कि लास्ट नेल इन द कॉफिन वाला टाइम आ गया है, जैसा जावेद मियांदाद में भी पिछले कुछ दिनों देखा, इमरान खान के खिलाफ नाराजगी दिखाई, कि लगता है कि दाऊद का टाइम वहां पर भी पूरा हो गया? देखिए, पाकिस्तान ने ये सूची में पूरा दाऊद का भंडा फोड़ने की दो वजह है। एक, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आना, अमेरिका का दबाव कि ड्रग ट्रैफिकिंग में है, मनी लॉन्ड्रिंग में दाऊद है। ये कोई मुझे कहने में बिल्कुल ये नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है कि जब डेविड हेडली के गवाही के लिए मैं और मेरा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जब हम वॉशिंगटन गए थे और जब हमने वहाँ अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में विजिट की थी, क्योंकि डेविड हेडली की गवाही लेने के बारे में उनसे डिस्कस करना था, उस वक्त अमेरिका के एक बड़े ऑफिसर ने उसने हमें कहा कि दे आर बैडली सर्चिंग दाऊद इब्राहिम। ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका को पता नहीं मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा नहीं, लेकिन अमेरिका थोड़ा धीरे कदम
पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। दूसरी जो वजह है कि सही फरमाया आपने कि जावेद मियांदाद और इमरान खान का जो चल रहा है आज पाकिस्तान, क्योंकि जावेद मियां और दाऊद तो समधी तो है, लेकिन जावेद मियां को जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड से हटाया गया और उसके बाद जावेद मियां ने जो ओपनली चैलेंज दिया इमरान को कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ आगे लड़ने वाला हूं, यह भी एक वजह हो सकती है कि इमरान की सरकार ने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर को कह दिया यही मौका है कि दोनों को खुश किया जाए, फाइनेंशियल एक्शन को, और उसका नाम लीक कर दो जी। लेकिन यू टर्न जैसे ही ISI और आर्मी का दबाव बढ़ गया, इमरान पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि जैन साहब ने सही फरमाया कि हर कोई भारतीय यही चाहता है कि अबोटाबोट एक्शन होनी चाहिए दाऊद के खिलाफ। हमारे बिट्टा साहब का ही कहना यही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर हम सोचे तो क्या मुमकिन है? जहां तक मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है कि दाऊद इब्राहिम जिस इलाके में रहता है वहां लोकल रेसिडेंशियल इलाका है। कराची में जो व्हाइट हाउस में रहता है वहां अदर भी रेसिडेंशियल एरिया लोग हैं। तो अगर ऐसा होगा अबोटाबाद, तो सिर्फ अमेरिका कर सकती है, लेकिन अमेरिका की दबंगशाही है। अगर हमने ऐसी दबंगगिरी की तो मुझे लगता है कि चाइना उसके हेल्प के लिए आ जाएगा। पाकिस्तान विल टेक इट एज एन ओपन वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान। और इसलिए सरकार को भी ये सोचना लगता है कि क्या हम ऐसे सख्त कदम उठाए अबोटाबाद जैसे। यही एक सरकार को एक सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि कोऑर्ड एक्शन से दाऊद इब्राहिम और उसके बाकी का जो नेटवर्क है उसको हमारे सरकार ने बहुत टाइट किया है। और इसीलिए कुछ सालों से देखिए 2008 का, क्योंकि 93 का बॉम्ब मैंने चलाया था, अजमल कसाब का मैंने चलाया, मैं इस्लामाबाद खुद गया था कसाब को फांसी देने के बाद, मैं और भारत सरकार के तीन अधिकारी। तो बहुत सारी जानकारी जो मुझे है, तो पाकिस्तान इज इन अ फिक्स पोजीशन। और 2008 के बाद हमारे देश में कहीं, कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर में वो आतंकवादी वहां के लोकल रेसिडेंट को उकसाते हैं, लेकिन कहीं बड़ी आतंकवादी घटना इसलिए नहीं, कम से कम अब जिसे कहते हैं ना कि पहले एक होता था कि डिसोन कर देना, अब उस पोजीशन में तो रहा ही नहीं। एक तरफ इन्फॉर्मेशन खुद आ जाना, फिर उसके बाद यू टर्न लेना और जी न्यूज पर ये पूरे सबूत आ जाना। लेकिन बिट्टा साहब, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि कुछ नेक्सस ऐसा, भले वो बॉलीवुड, राजनेता, वो तमाम चीजें रही हैं, मैं इससे थोड़ा सा आगे इस लकीर को लेकर के जाऊं। अब जो 7 साल से सरकार है, आपको लगता है कि अब वो पॉलिटिकल विल है, या हम पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं कि हां, हम भी मोस्ट वांटेड आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? बिट्टा साहब देखो अरोड़ा साहब, मैंने जो भी बोला गलत नहीं बोला। आपने कहा अपने लफ्जों को वापस लो, मैं मर जाऊं मैं नहीं लूंगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। 7 साल की नहीं, सुनिए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। 7 साल की बात ले लो। मैंने क्यों कहा पिछले 7 साल के अंदर क्या पार्लियामेंट की घटना हुई? क्या 26/11 की घटना हुई? क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह में ब्लास्ट होते थे? बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे, बच्चे यतीम हो जाते थे, खून की नदियां बहती थी, हिंदुस्तान के हर कोने में बम गोलियां चलते थे। मेरा अरोड़ा साहब आपसे सवाल है, क्या पिछले 7 साल के अंदर दीनानगर, पठानकोट की, कश्मीर की घटना को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में एक ब्लास्ट, एक गोली चली है? तो तब बताओ। तब मैंने कहा है पहले पॉलिटिकल विल नहीं थी, और जब मेमन को फांसी होने लगी तो कौन कौन से पॉलिटिशियन और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों के एडवोकेट काले कोट पहन के आगे थे? ये जब मंत्री बन जाते हैं, कानून मंत्री, तो हमारे जैसे लोगों की, उज्जवल निगम जैसे लोगों की जिंदगी मौत के सुरक्षा के फैसले करते हैं। और जब ये हट जाते हैं, ये काले कोट पहन करके दाऊद के गुर्गे मेमन को फांसी से बचाते हैं, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। मेरा कहने का आपको ये मतलब था, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन, पहला हो अब का हो, जो आतंकवादियों से, जो स्मगलर से, जो नार्को टेररिज्म के साथ संबंधित है, उनको एक्सपोज करना होगा। अरे अधिकारी तो मौत का कफन बांध के तैयार खड़ा है। परमार साहब ने आपको विस्तार पूर्वक तरीके से किस तरीके से बताया, उज्जवल निगम ने किस तरीके से बताया, हम भी नहीं बता सकते जो उन्होंने बताया। पर क्या पुलिस अधिकारी को खुली छूट होगी कि वो नार्को टेररिज्म और आतंकवादियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सके? आप बॉम्बे का केस, राजपूत का केस ले लीजिए, क्या हो रहा है? इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे पॉलिटिकल टेररिज्म,
जो सरकार चाहेगी किसी की हो, जो सीएम, जो होम मिनिस्टर चाहेगा वहां का वो होगा। असलियत सामने है। इसको कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद। इसको समाप्त करना होगा और पुलिस को खुली छूट देनी होगी। गोली का जवाब गोली, और जो पॉलिटिशियन उसमें दखलंदाजी करे उसको भी केस में रजिस्टर किया जाए। इसको मेरा कहने का मतलब है पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है, ये राजपूत के केस में पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया कि ये तो राजनीतिक आतंकवाद है। अरे संजय रावत जी बयान देंगे, वहां के डीजीपी बयान दे, वहां का पुलिस कमिश्नर दे, संजय रावत सरकार चलाएगा। अरे सरकार चलाओ ना, पर जहां कोई मौत आ जाए, जहां स्मगलर आ जाए, जहां नार्को टेररिज्म आ जाए, जहां बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हम पॉलिटिशियन बयान देंगे? हम तो अपने नेता को खुश करेंगे, जनाब मैं पॉलिटिशियन रहा। सर बिट्टा साहब, आपने उस सेंटिमेंट को, बिट्टा साहब आपने उस सेंटिमेंट को छुआ है जो कि आम आदमी इस खबर को देखने के बाद 30 सेकंड जैन साहब आपको दूंगा और उसके बाद रोहित चल 30 सेकंड आपको, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। अब वक्त आ गया है सर, वो सैकड़ों पुलिस वाले, सैकड़ों पत्रकार, सैकड़ों बिट्टा साहब जैसे जो आतंकवाद से पीड़ित और लड़ने वाले लोगों को कम से कम उनका ड्यू देने का, जो पर्दे के पीछे रह के काम तो करते रहे लेकिन पॉलिटिकल विल के कारण दाऊद कंपनी आज तक भी एक्टिव रही, जिंदा रही। अब वो वक्त आ गया पॉलिटिकल विल का, जैन साहब। देखिए बिल्कुल सही है। पहले इस जमाने में एक ऐसा होता था कि एक बहुत क्लियर मैसेज पॉलिटिशियंस की तरफ से आता था कि कहीं ना कहीं टेररिज्म की तरफ और इस तरह के माफिया के तरफ बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाया जाता है। अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो एटीट्यूड नहीं है। सरकार बड़े ठोस तरीके से टेररिस्ट के खिलाफ में, माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है। तो अभी और इस सरकार ने जो कार्रवाई की, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बर्मा में जाके कार्रवाई करने की बात हो, बड़ा अपना एटीट्यूड बड़ा क्लियर दिखा दिया। चाइना के साथ में आप देख लीजिए अभी जो स्टैंड डाउन चल रहा है, तो सरकार का एटीट्यूड बहुत क्लियर है और बहुत क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी चला गया है। ठीक, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे देश बड़े पुरजोर तरीके से सरकार के पीछे खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एक समय आ चुका है जब पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि उसका सर्वाइवल जो है वो कि उसका बड़ा भर चुका है। लास्ट 20 सेकंड, ठीक है रोहित चल, लास्ट 20 सेकंड्स। बिल्कुल सही कहा। देखिए उज्जवल जी ने, जहां बिट्टा जी ने और अभी जैन साहब ने जो कहा कि आज 3 दशकों में पहली बार है पाकिस्तान ने माना है कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है, क्योंकि एक मजबूत सरकार आज भारत के अंदर है। और जिस तरीके से उन्होंने सबने बताया कि 6 साल के अंदर एक भी अगर कोई बड़ा आतंकी हमला भारत के अंदर अगर कश्मीर को छोड़ दें तो नहीं हुआ है पूरे देश के अंदर। क्यों? उसका कारण क्या है? सरकार की एक विल पावर है। और पाकिस्तान को अलग थलग करने, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सैनिक उस पर हो, चाहे कूटनीतिक रूप पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, आज मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। सऊदी अरब ने भीख देने से पाकिस्तान को मना कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करना, एयर स्ट्राइक करना, चाहे बर्मा के अंदर, एक मजबूत विल पावर है। लेकिन पाकिस्तान जैसा, जो मैं कहूंगा कि जो कुत्ते के दुम है और मैं कहूंगा थूक के चाटने की आदत, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर हमारी एजेंसीज लगी हैं। आप विश्वास रखिए, मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को कोई बचा पाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट होने से, क्योंकि जी न्यूज ने न केवल जानकारी दी बल्कि पुख्ता सबूत तक सामने रखे हैं। पूरी दुनिया को पता लग गया है कि जिसको वो पहले कहता है कि लिस्ट में है, फिर बचाता फिर रहा था, उसके सबूत समेत पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है, खुलासा हो गया है कि आखिरकार दाऊद और डी कंपनी कहां कहां रहती है, उसका पूरे परिवार कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिटेल में और इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.